ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि यहाँ पे 800 सालों से एक ऑर्फिन में सोया हुआ था। लेकिन एक दिन जब वो यहाँ पे जागता है तो वो जाकर के देखता है कि दुनिया तो यहाँ पे पूरी तरीके से बदल चुकी है। अपनी इतनी ज्यादा ओवर पावर शक्तियों के बावजूद भी वो यहाँ पे इस समय के अंदर एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ को जीना चाहता है। लेकिन तभी उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि यहाँ पे आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। तो एनिमे की शुरुआत एक जबरदस्त एक्शन सीन से दिखाया जाता है। एक बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा आदमी जिसका नाम यहाँ पे बाजुका अपने कंधे के ऊपर एक बड़ी सी गन को ले करके वहाँ पे मासूम आदमियों को वहाँ पे मारे जा रहा था। उसके साथ उसका वहाँ पे एक पार्टनर भी है जो कि यहाँ पे पहली नजर में ये काफी ज्यादा खतरनाक सा विलन दिखता है। ये दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे सुपर ह्यूमंस हैं, जिन्हें यहाँ पे म्यूटेंट्स ह्यूमन भी बोला जाता है। इनकी टीम का तीसरा मेंबर यहाँ पे कंप्यूटर हैकिंग में मास्टर है, जो यहाँ पे दुश्मनों के सीक्रेट कंप्यूटर को हैक करके उनके अंदर की सीक्रेट जानकारियां आराम से निकाल लेता है। ये सभी के सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन में, जिसका की खुलासा यहाँ पे अभी तक के लिए बाकी है। अब इनकी टीम का सबसे ज्यादा कूल मेंबर एंट्री करता है, जिसका नाम यहाँ पे स्नाइपर मैन, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो यहाँ पे लिटरली बुलेट से भी तेज चल सकता है। अपनी एक ही गोली से वो यहाँ पे पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को हवाई में उड़ा देता है। लेकिन इन लोगों का मिशन यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग एक खास कॉफिन के मिशन में थे। रात की सीन में हमारी कहानी वहाँ पे मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ जाती है, जो कि यहाँ पे चुपचाप से खड़ा होकर के सिर्फ वहाँ पे चांद को देखे जा रहा था, मानो वो कुछ गहरे ख्यालों में बहुत ही ज्यादा देर से खोया हो। नेक्स्ट हमें शिमू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसके हाथ के ऊपर एक प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त मानाबू भी है। जैसे ही वो दोनों लोग यहाँ पे स्कूल के अंदर ही पहुंचते हैं, वो दोनों लोगों की यहाँ पे नजर एक नए स्टूडेंट के ऊपर पड़ती है, जिस लड़के को देख करके सभी की सभी लड़कियां वहाँ पे उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। तभी शीमू को वहाँ पे रियलाइज होता है कि इस नए स्टूडेंट होने के बाद से अब तो भाई उसको पक्का से यहाँ पे किसी भी लौंडिया का भाव नहीं मिलेगा। इसी बीच राय के असिस्टेंट फ्रेंगिस्तान को वहाँ पे दिखाया जाता है, जो बताता है कि उसका माइंड कंट्रोल प्लान यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहा है, एंड साथ ही साथ लोग यहाँ पे अपनी सारी पुरानी यादों को भूल चुके हैं। तभी हमें वहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक नया स्टूडेंट जिसका नाम है वहाँ पे M21 असल में वहाँ पे राय और फ्रेंगिस्तान के साथ था। उसके ऊपर यूनिटी के लोगों ने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उसे वहाँ पे एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन M10 ने वहाँ पे यूनिटी को पूरी तरीके से छोड़ दिया, एंड इसी की वजह से अब उसके पास वापस लौटने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसी चीज का फायदा उठा करके राय उसको वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड बनने का ऑफर दे देता है। साथ में राय खुद भी यहाँ पे स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट बन करके वहाँ पे एडमिशन ले लेता है, ताकि वो इंसानों के बारे में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जान पाए। एंड धीरे धीरे जा करके राय शिबू और मानाबू का यहाँ पे अच्छा सा दोस्त बन जाता है। एंड फिर हमें तभी बताया जाता है कि राय यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक नोबलिस है। एंड हाँ, इस एनिमे का भी नाम यहाँ पे नोबलिस ही है। साथ ही साथ नोबलिस क्या होता है ये तो हमें आगे चल के अपनी कहानी पर ही पता चलेगा। एंड अब सभी के सभी दोस्त यहाँ पे लंच करने के लिए कैफेटेरिया के अंदर जाते हैं, जहाँ बाकी के लोग जा करके तुरंत ही खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन राय जा करके बस अपनी जॉबस्टिक से वहाँ पे खाने को घूरे जा रहा था, मानो उसको ये सब चीजों को देख करके कुछ वहाँ पे समझ ना आ रहा हो। राय वहाँ पे लगातार ही कैफेटेरिया के अंदर बैठ करके अपने खाने को वहाँ पे घूरे जा रहा था। जब उसके दोस्तों ने उससे हैरान होकर के पूछा कि वो यहाँ पे खाना क्यों नहीं खा रहा, तो राय वहाँ पे मजाक में बोल देता है कि मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ इस खाने के मल्टीप्लाई होने का। एंड ये चीज को सुनने के बाद तो सभी के सभी लोग उसकी बात में काफी ज्यादा बुरी तरीके से हंसने लग जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें यहाँ पे फ्रेंगिस्तान और MD1 को दिखाया जाता है, जो दोनों के दोनों लोग यहाँ पे छत में खड़े होकर के बातें कर रहे थे। फ्रेंगिस्तान काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सोच में पड़ जाता है कि जमाना यहाँ पे कितनी ज्यादा जल्दी से बदल चुका है, क्योंकि अब लोगों के दिल में अब ज्यादा प्यार और अपनापन दिखाई देता है। तभी उतने में वहाँ पे पीछे से राय भी आ जाता है, एंड तभी हमें बताया जाता है कि राय यहाँ पे सदियों से कॉफिन के अंदर सोया हुआ था, और जब वो जागा तब वहाँ पे पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। राय को ये बात अब तक नहीं समझ आई कि लोग यहाँ पे किस चीज में ज्यादा ही बिजी रहते, या तो वो लोग बैठ करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गेम खेलते रहते। इस बात को सुन करके फ्रेंगिस्तान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में राय यहाँ पे फोन की बात कर रहा था, और अब बाकी लोगों की तरह उसे भी यहाँ पे एक स्मार्टफोन चाहिए। दूसरी तरफ MD1 भी अब धीरे धीरे यहाँ पे इंसानों के बीच घुलना मिलना सीख रहा था, जिसके बाद अगले दिन राय को उसका नया फोन मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल था। एंड हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को भी इतने ज्यादा आसानी से फोन मिल जाता है। मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो जल्दी नहीं मिलता, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल था। एंड उसके दोस्तों ने उसके फोन के अंदर तुरंत ही अपना नंबर भी सेव कर दिया, ताकि वो यहाँ पे आसानी से उन लोगों से बात कर सके। दूसरी तरफ MD1 के दूसरे लोगों के साथ भी यहाँ पे अच्छा सा रिलेशन बनता जा रहा था, एंड साथ ही साथ अब वो यहाँ पे इंसानों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझने लग गया था। लेकिन तभी उसको उतने में वहाँ पे खतरे का एहसास होने लग जाता है, एंड MD1 का शक यहाँ पे बिल्कुल सही निकला। अचानक से कुछ गुंडे आ करके स्कूल के अंदर घुस जाते हैं, और वहाँ पे कुछ बच्चों को पकड़ के बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटने भी लगते हैं। साथ ही साथ वो लोग भी यहाँ पे लड़कियों से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लग गए थे। MD1 तुरंत ही जा करके उन गुंडों से वहाँ पे निपटने का सोचता है, लेकिन उनसे पहले ही शीमू वहाँ पे पहुंच करके उन गुंडों से वहाँ पे तुरंत ही भिड़ जाता है, जबकि शीमू वहाँ पे पहले से ही बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल था। तभी स्पोर्ट कार के अंदर बैठी हुई एक लड़की ने वहाँ पे शीमू को हाय कहा, जिससे कि शीमू को वहाँ पे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी शीमू ने वहाँ पे जा करके मदद की थी। लेकिन वो लड़की अंदर से कुछ अजीब ही बिहेव करे जा रही थी। तभी उस गुंडे ने इस मौका का फायदा उठा करके शीमू को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। टीचर इस बीच में आ करके उन सभी के सभी लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बदमाश गुंडे उन्हें भी वहाँ पे उठा करके मारने लग जाते हैं। ये सारी की सारी बदतमीजियां देख करके MD1 से सहा नहीं जा रहा था, एंड वो तुरंत ही जा करके उस
गुंडे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। उस गुंडे की हिम्मत MD1 के सामने बिल्कुल ही वहाँ पे टिक नहीं पाई। MD1 ने तुरंत ही आ करके उसे उठा करके फेंक दिया एंड साथ ही साथ उसे जा करके एक सख्त वार्निंग भी दी कि तुम यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के टीचर से बिल्कुल यहाँ पे दूर रहना। ये देख कर बाकी गुंडे इतना ज्यादा ही डर जाते हैं कि वो उसे देख करके तुरंत ही वहाँ पे भाग जाते। अब स्कूल के अंदर MD1 को पहले से और भी ज्यादा अटेंशन मिलने लग गई थी। हीरो जो बन गया था भाई स्कूल का। रात में अपने टेरेस के ऊपर खड़ा होकर के MD1 वहाँ पे अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब यूनिटी ने उन लोगों के ऊपर मिल करके बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। उन्हें इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक वेपन की तरह समझा जाता था। उनमें से ज्यादातर मर चुके थे, जहाँ पे आखिरी में सिर्फ और सिर्फ MD1 और साथ ही साथ उसका एक दोस्त भी बचा था। एक दिन उसका दोस्त उससे अलग होते हुए बोलता है कि वो जा करके ये सारा खून खराबा वहाँ पे छोड़ देगा एंड एक आम इंसान की तरह जा करके वहाँ पे अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। उसने साथ ही साथ MD1 से भी रिक्वेस्ट की कि वो ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पे छोड़ दे। उसी बीच हम लोग देखते हैं कि फ्रेंगिस्टीन आ करके MD1 के स्कूल की बातों के बारे में पूछता है। सबसे पहले MD1 जा करके उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे वहाँ पे रहने के लिए दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो विलेंस यहाँ पे आ चुके हैं और साथ ही साथ वो यहाँ पे MD1 और वही रहस्यमय कॉफिन के पीछे पड़े हुए हैं। अगली सीन में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ पे दो गार्ड्स खड़े होकर के वहाँ पे पहरा दे रहे थे। तभी दो लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें से कि एक लड़का वहाँ पे अपनी खास पावर का यूज करता है एंड अपनी पावर से उन सारे के सारे गार्ड्स को वहाँ पे हिप्नोटाइज कर लेता है। वो लड़का उन दोनों गार्ड्स को किसी एक स्टैचू की तरह जमा करके वो लोग वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर की सीन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जैसे कि दो सुपर ह्यूमन के बीच में वहाँ पे फाइट हुई हो। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे काफी ज्यादा पागल सा इंसान आकर के सारी की सारी चीजों को वहाँ पे तबाह कर गया, लेकिन उन बंदों को वहाँ पे समझ आ जाता है कि ये यहाँ पे किसी आम इंसान का काम नहीं है, जरूर यहाँ पे कुछ बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा हुआ है। एंड इसी मसले को सुलझाने के लिए वो लोग भी वहाँ पे स्कूल ज्वाइन करने का सोचते हैं। अगले दिन स्कूल में MD1 वहाँ पे नॉर्मल अपनी सिक्योरिटी ड्यूटी को कर रहा था, तभी अचानक से उसकी नजर दो नए स्टूडेंट के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे अचानक से स्कूल की तरफ आ रहे थे। ये दोनों वही लोग होते हैं जो कि यहाँ पे रात में कॉफिन की तलाश में वहाँ पे गए थे। MD1 उन्हें देख करके तुरंत ही वहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन दोनों में से एक बंदा अपनी आई पावर का यूज करके MD1 को वहाँ पे काबू में करने की कोशिश करता है। हालांकि वो पावर वहाँ पे MD1 के ऊपर कुछ भी काम नहीं करती। फिर भी MD1 उन लोगों को ये दिखाता है कि वो वहाँ पे उनकी पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुका है। MD1 वहाँ पे उन्हें पुरानी जगह पर ले करके जाता है, जहाँ पे वो लड़का आ करके फ्रेंगिस्तान को भी वहाँ पे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंगिस्तान उससे मुंह पर बोल देता है, भाई जो भी कर तू यहाँ पे, पर बाप से पंगा मत ले, क्योंकि फ्रेंगिस्तान खुद भी यहाँ पे इन लोगों की तरह की पावर्स रखता है, लेकिन उसकी पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क होती है, इसलिए इतनी ज्यादा छोटी मोटी ट्रिक्स उसके ऊपर तो काम ही नहीं करती। आखिरकार फ्रेंगिस्तान उन लोगों को वहाँ पे स्कूल के अंदर एडमिशन दे देता है। फ्रेंगिस्तान जल्दी से वहाँ पे राय को कॉल करके ये जानकारी वहाँ पे देता है कि कुछ खास मेहमान उससे वहाँ पे मिलने के लिए आए। जब ये दोनों के दोनों स्टूडेंट यहाँ पे क्लास के अंदर आते हैं, तो तभी हम लोगों को वहाँ पे उनका नाम पता चलता है। लड़की का नाम है वहाँ पे सेरा और लड़के का नाम वहाँ पे रेजिस होता है। सेरा को सिखाने की जिम्मेदारी वहाँ पे शिमू को दी जाती है, जो उससे देख करके वहाँ पे पागल सा होने लग जाता है। दूसरी तरफ तुरंत ही रेजिस की नजर वहाँ पे राय के ऊपर पड़ती है एंड वो वहाँ पे फील करता है कि राय के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा प्राचीन सी पावर वहाँ पे आ रही है। इस चीज को देख करके रेजिस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाता है और तुरंत ही वहाँ पे राय के ऊपर नजर रखने लग जाता है, क्योंकि उसे जा करके जानना है कि राय का वहाँ पे नॉबलिस के साथ क्या ही संबंध होगा। लंच ब्रेक के दौरान सभी के सभी स्टूडेंट बैठ करके वहाँ पे कैफेटेरिया के अंदर साथ में खाना खाते हैं। राय एक बार फिर से अपने खाने को घूरते हुए उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई होने का देख रहा होता है, लेकिन अभी तक हमें साफ साफ नहीं पता चला कि राय वहाँ पे असल में किस चीज के मल्टीप्लाई होने का वेट करता है। शाम को MD1 और फ्रेंगिस्तान एक ही कार के अंदर होते हैं एंड वो दोनों के दोनों लोग वहाँ पे उसी नए स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे थे। MD1 को तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी वहाँ पे पसंद नहीं आए और उसे समझ नहीं आता कि फ्रेंगिस्तान ने आखिरकार क्या सोच करके उन्हें वहाँ पे एडमिशन दे दिया, वो भी यहाँ पे मास्टर राय के क्लास में। MD1 को वहाँ पे डाउट होता है कि ये स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉबलिस भी हो सकते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं। साथ ही साथ फ्रेंगिस्तान भी इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार वो दोनों लड़के यहाँ पे होंगे कौन। फ्रेंगिस्तान तभी उन्हें बताता है कि हजारों साल पहले जब यहाँ पे इंसान काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और तो उन्हें हर चीज से यहाँ पे खतरा था, तभी वहाँ पे नोबलिस सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। इंसान लोग उनसे वहाँ पे काफी ज्यादा डरते भी थे, लेकिन नोबलिस लोगों ने मिल करके वहाँ पे इंसान लोगों की प्रोटेक्शन करने का फैसला किया और धीरे धीरे इंसान लोगों ने वहाँ पे उन्हें अपना लीडर भी मान लिया। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे अभी नए आए हैं, वो लोग यहाँ पे नोबलिस की नई पीढ़ियां हो सकती हैं, जो कि यहाँ पे इंसानों को बचाना चाहते हैं, लेकिन अपने प्राइड के साथ साथ। जिसके बाद रात में राय ने यहाँ पे अपने दोस्तों को एक पार्टी के अंदर बुलाया था, जिसके अंदर की वहाँ पे सेरा और रेजिस भी वहाँ पे शामिल थे। वही शिमो और मानाबू को भी पता चलता है कि यहाँ पे MD1 दरअसल यहाँ पे राय के साथ ही रहता है, और क्योंकि सेरा और रेजिस को भी यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो राय उन लोगों को वहाँ पे अपने साथ रखने का फैसला करता है। फ्रेंगिस्तान को इस चीज से बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन हमेशा की तरह वो यहाँ पे अपनी मास्टर राय की बातों को वहाँ पे मान जाता है। बाद में फ्रेंगिस्तान जा करके वहाँ पे बर्तन धोने लग जाता है। बेचारे को स्कूल का डायरेक्टर होते हुए भी ये सारा काम यहाँ पे आकर के करना पड़ रहा है। MD1 को ये जरा से भी अच्छा नहीं लगता कि डायरेक्टर को ये सारा काम यहाँ पे करना पड़ रहा है। सेरा भी ये सारी चीजों को देखती है एंड जा करके उनकी मदद करने का सोचती है, लेकिन पर
वो क्योंकि यहाँ पे एक मेहमान है तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती। पर तभी सेरा आ करके MD1 के हाथों में एक निशान देख लेती है। अगली सुबह सेरा को वहाँ पे MD1 की असलियत के बारे में पता भी चल जाता है एंड रेजिस को भी ये बात समझ आ जाती है कि MD1 के पास कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक से रहस्य छुपे हुए हैं। शाम को जब MD1 वहाँ पे अपना काम खत्म करके जाने लग जाता है तो रास्ते में आ करके रेजिस उसे वहाँ पे टकरा जाता है, जहाँ पे कि MD1 उसको पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश भी करता है। लेकिन तभी रेजिस उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे एक मास्टर होने के बावजूद भी यहाँ पे इंसान लोगों की गुलामी क्यों ही कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वहाँ पे अपनी इंसानियत खो दी थी वहाँ पे पावर्स के लिए। तभी राय और उसके दोस्त वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उतने में कुछ गुंडे आ करके उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। दूसरी ओर रेजिस वहाँ पे MD1 से उस इतनी ज्यादा बड़ी तबाही के पीछे की बातों को वहाँ पे पता लगाने लग जाता है। MD1 उसे एक मामूली से हादसा बता करके उसको वहाँ पे टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेजिस उसे काफी ज्यादा चालाकी से वहाँ पे कॉफिन के बारे में भी पूछने लग जाता है। ये चीज देख करके MD1 को काफी ज्यादा हैरानी होने लग जाती है कि रेजिस भी वहाँ पे उसी कॉफिन के पीछे है जिसके बारे में उसे भी खुद यहाँ पे ज्यादा नहीं पता। MD1 यही सोचता है कि शायद से उस कॉफिन से नोबलिस वहाँ पे पहले से ही बाहर निकल चुके हैं एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस कॉफिन के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि कोई भी यहाँ पे इसके अंदर से नहीं निकल पाता एंड साथ ही साथ ये कॉफिन यहाँ पे जा करके यूनियन के हाथों नहीं लगनी चाहिए। MD1 ने उससे वहाँ पे यही बताया कि कॉफिन के पीछे जो भी था वो यहाँ पे मर चुका है एंड साथ ही साथ अब वो कॉफिन भी यहाँ से गायब हो चुका है। मगर रेजिस को ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ही वहाँ पे हजम नहीं हो रही होती एंड वो तुरंत ही जा करके M2N के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है। MD1 उसके हमले को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डॉज कर देता है, लेकिन उतने में ही रेजिस उसे उठा करके वहाँ पे फेंक देता है। तभी उतने में उसे वहाँ पे महसूस होता है कि सेरा यहाँ पे काफी ज्यादा खतरे में है, जिसके बाद की जल्दी से वो वहाँ से भाग जाता है। इधर शिमो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गुंडों के बॉस की तरफ पहुँच जाता है। शिमो पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और तुरंत ही जा करके उन गुंडों को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से धूल चटाने लग जाता है। वो किसी भी गुंडे को अपने दोस्तों के पास नहीं आने दे रहा था। तभी अचानक से एक गुंडा आ करके शिमो के ऊपर वहाँ पे गोलियां चलाने वाला होता है, लेकिन तभी MD1 आ करके उसे वहाँ पे रोक लेता है एंड MD1 से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार खाने के बाद वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद की सभी के सभी लोग वहाँ पे वापस अपने घर की ओर जाने लग जाते हैं। रास्ते में MD1 और रेजिस वहाँ पे इंसानों के बारे में बातें करने लग जाते हैं। रेजिस के मुताबिक अब इंसान यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बदल चुके हैं एंड साथ ही साथ अब वो यहाँ पे अपनी खुद रक्षा कर सकते हैं। वो अब पहले की तरह कमजोर यहाँ पे नहीं रहे। MD1 ये बात को सोच करके थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन में चला जाता है एंड वो साथ ही साथ ये भी सोचता है कि रेजिस यहाँ पे आखिरकार किस पीढ़ी से आया है, लेकिन वो यहाँ पे ये चीज को तय कर चुका है कि अगर रेजिस यहाँ पे कोई भी चीज को नुकसान पहुंचाएगा तो वो उसे रोकने के लिए सारी की सारी चीजों को वहाँ पे कर देगा। दोनों ही वहाँ पे शर्त लगाते हैं कि उन दोनों में वहाँ पे कौन जीतेगा। अगले सीन में हमें उन्हीं विलन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं जहाँ से कि वहाँ पे कॉफिन गायब हो गया था। उनका एक टीम मेंबर था वहाँ पे पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे कैसे हुआ एंड साथ ही साथ वो कॉफिन यहाँ पे अचानक से कहाँ गया एंड उन्हें काफी ज्यादा पता लगाने में पता चलता है कि ये मिशन यहाँ पे M21 एंड M24 को यहाँ पे सौंपा गया था, लेकिन साथ ही साथ अब उन दोनों लोगों को यहाँ पे कोई भी पता नहीं है। लेकिन वो लोग उन्हें वहाँ पे मरा हुआ तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उन्हें वहाँ पे उनकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती। वही रेजिस और M21 एक दुकान के अंदर अपने नूडल्स को लेकर के वहाँ पे आपस में बहस करते हैं। रेजिस को वहाँ पे लग रहा होता है कि M21 को वहाँ पे ज्यादा नूडल्स मिल गए और वो उसे वहाँ पे उसके नूडल्स का बाउल मांगने लग जाता है। इस हल्की फुल्की बात के बाद रेजिस वहाँ पे M24 के ऊपर अपने माइंड कंट्रोल वाली ट्रिक को करने लग जाता है, लेकिन फ्रेंकिस्तान के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। फिर जिसके बाद वो राय के ऊपर भी वहाँ पे माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर भी इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इससे रेजिस वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाता है कि आखिरकार उसकी पावर यहाँ पे इन दोनों बंदों के ऊपर वहाँ पे पड़ी क्यों नहीं रही। सुबह होने के बाद M21 वहाँ पे वापस से अपनी ड्यूटी पर लग जाता है। तभी राय वहाँ पे नोटिस करता है कि M21 के ऊपर यहाँ पे काफी ज्यादा बदलाव आ रहे हैं। तभी शिमू को वहाँ पे कुछ गुंडों से लड़ते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं एंड साथ ही साथ मानाबू को वहाँ पे लग रहा होता है कि अगर वहाँ पे M21 नहीं आता तो शिमू का तो वहाँ पे खेल खत्म था। मानाबू को ये भी लगता है कि शिमू वहाँ पे सेरा के सामने काफी ज्यादा शो ऑफ करने लग गया था, जो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तभी उतने में रेजिस और सेरा वहाँ पे आ जाते हैं। मानाबू वहाँ पे जा करके सेरिस से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिसे देख करके शिमू को लगता है कि शायद से यहाँ पे मानाबू को लड़के पसंद आते हैं। इधर प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर राय और फ्रेंकिस्तान की वहाँ पे मीटिंग होती है। फ्रेंकिस्तान आ करके रेजिस और सेरा की फैमिली के बारे में वहाँ पे राय को बताने लग जाता है और उनकी वहाँ पे बुराई करते हुए बोल रहा होता है कि उनकी फैमिली यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर है। तो राय वहाँ पे फ्रेंकिस्तान को उनके ऊपर टॉन्ट मारने से रोकता है और उसे बताता है कि चीजें हमेशा वैसे नहीं होती जैसा कि हम लोग यहाँ पे सोचते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मानव वहाँ पे अपने सर्वर्स के ऊपर काम कर रहा होता है। तभी टामो नाम का एक हैकर उसके सारे के सारे सर्वर्स को वहाँ पे हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर अपना मानव भी कोई मामूली हैकर नहीं था। वो अपने सर्वर्स को जरा भी वहाँ पे हैक नहीं होने देता और साथ ही साथ उसे यहाँ पे ये सब करते हुए काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। दोनों के दोनों हैकर्स के बीच यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से टक्कर चल रही होती है और टॉ ये देख करके काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस दुनिया के अंदर यहाँ पे उसको टक्कर देने वाला वहाँ पे एक हैकर भी मौजूद है। लेकिन तभी शिमू वहाँ पे गलती से लैपटॉप का वायर को खींच देता है, जिससे कि उसका सर्वर तुरंत ही वहाँ पे बंद हो जाता है। पर मानाबू इस बात
पर गुस्सा नहीं होता और तुरंत ही वहाँ पे बाहर चला जाता है। बाद में ताओ मानाबू को वहाँ पे मैसेज करता है कि उससे मिल करके उसे यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी हुई एंड साथ ही साथ वो उसे वहाँ पे बाहर मिलने के लिए भी बुलाता है। ये देख करके शीमू को वहाँ पे काफी ज्यादा शक होता है कि शायद से मानाबू यहाँ पे किसी लड़की के ऊपर इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ टाओ ने यहाँ पे सर्वर हैक करके ये पता लगा लिया था कि M21 यहाँ पे स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको वहाँ पे MT4 का कोई भी पता नहीं चला। इसलिए वो यहाँ पे M21 को पकड़ करके उससे वहाँ पे पूछताछ करने के लिए सोचता है। इसी बीच M21 और रेजिस फिर से यहाँ पे किसी न किसी बात के ऊपर लड़ पड़ते हैं। तभी फ्रैंकिस्टान वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उन सभी के सभी लोगों को वहाँ पे घर के काम करने के लिए हाथ बंटवाने के लिए बोलता है, लेकिन रेजिस और M21 तुरंत ही इस बात के लिए वहाँ पे मना कर देते हैं। पर फ्रैंकिस्टान उन्हें चिल्ला करके वहाँ पे काम सौंप देता है। जब सभी के सभी लोग यहाँ पे काम पे लग जाते हैं तो तभी वो बंदा वहाँ पे देखता है कि राय चुपचाप बैठ करके वहाँ पे कॉफी पी रहा है, जिससे वो यहाँ पे नाराज हो जाता है एंड साथ ही साथ वो बोलता है कि इसे भी यहाँ पे लगाओ। हालांकि राय भी वहाँ पे उठ करके उन लोगों के साथ वहाँ पे काम करने लग जाता है एंड ये सारी की सारी चीजों को देख करके फ्रैंकिस्टान वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मिंदा फील करने लग जाता है। अगले सीन में फ्रैंकिस्टान वहाँ पे M21 को प्रिंसिपल के रूम के अंदर बुलाता है एंड साथ ही साथ उसे वहाँ पे कार्ड भी देता है जो उसकी पूरी महीने भर की मेहनत का वहाँ पे इनाम था। बाहर निकलते हुए M21 वहाँ पे सोच रहा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने वाला टूल था, लेकिन देखो तो अब वो यहाँ पे इंसानों की तरह एक आम सी जिंदगी वहाँ पे जीने लग चुका है एंड साथ ही साथ उसको वहाँ पे कुछ दोस्त भी मिल चुके हैं। यही सब सोचते हुए जब वहाँ पे M21 अपने घर की ओर जा ही रहा होता है तो तभी शार्क और हैमर आ करके उसे वहाँ पे रोक लेते हैं और उससे वहाँ पे आ करके M24 के बारे में पूछने लग जाते हैं। M21 को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसपे कि वो तुरंत ही जा करके शार्क से वहाँ पे लड़ने लग जाता है, लेकिन शार्क वहाँ पे एक स्पेशल यूनिट का वहाँ पे मेंबर होता है जिसे M21 तो वहाँ पे लड़ाई में हरा नहीं सकता, जिसकी वजह से M21 वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। तभी रेजिस और सेरा आ करके वहाँ पे शार्क से वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी M21 उन लोगों के बीच में आ करके शार्क का एक खतरनाक सा अटैक अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे रेजिस को काफी ज्यादा कमजोर जो समझता है। इस लड़ाई में M21 वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तभी उतने में उनका लीडर वहाँ पे आ जाता है और शार्क को वहाँ पे M21 के ऊपर नुकसान पहुँचाने से मना कर देता है। वो उसको वहाँ पे अपने साथ चलने के लिए बोलता है एंड M21 भी वहाँ पे रेजिस और सेरा की जान बचाने के लिए उन लोगों के साथ वहाँ पे चला जाता है, लेकिन M21 ने वहाँ पे एक शर्त रखी थी कि रेजिस और सेरा को वहाँ पे कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि वो लोग बच्चे हैं और ये सब यहाँ पे उन लोगों के लिए नहीं है। रेजिस को ये सारी चीजों को देख करके काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड उसे ये भी लग रहा होता है कि M21 ने उसको वहाँ पे धोखा दिया। दूसरी ओर मानाबू फिर से वहाँ पे उसी हैकर से कांटेक्ट करता है और फिर दोनों लोग एक दूसरे से फिर से वहाँ पे कंपटीशन करने में लग जाते हैं। तब वहाँ पे मानाबू को फिर से मिलने के लिए बुलाता है। इसी बीच रेजिस और सेरा वहाँ पे फ्रैंकिस्टान के पास जाकर के बताते हैं कि M21 ने उन्हें आ करके धोखा दिया और साथ ही साथ वो वहाँ पे दुश्मनों के साथ चला गया। सेरा ने वहाँ पे फ्रैंकिस्टान से बताया कि M21 ने वहाँ पे उनसे बोला था कि वो वहाँ पे उन लोगों के साथ मिशन में था और अब उन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग वहाँ पे जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपने राय साहब थे, और अगर यूनियन यहाँ पे राय के पीछे पड़ जाती तो राय को वहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि M21 को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से किडनैप कर लिया जाता है और उसको वहाँ पे टॉर्चर करके कॉफिन के बारे में वहाँ पे जानकारियां पूछने लग जाते हैं वो लोग वहाँ पे उससे। लेकिन M21 अब वहाँ पे बदल चुका है और साथ ही साथ वो वहाँ पे राय के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। शार्क उसे बार बार मारे ही जा रहा था लेकिन वो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। तभी उन लोगों के साथ वाला लड़का थोड़ा सा दयालु होता है जो जा करके वहाँ पे M21 को पानी पिलाता है। उसको साथ ही साथ ये भी नहीं अच्छा लग रहा होता है कि M21 को यहाँ पे इतने ज्यादा बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। आखिरकार M21 उन लोगों को वहाँ पे कॉफिन के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसको इसके बदले में यहाँ पे अपने साथियों के बारे में जानकारियां चाहिए कि एक्सपेरिमेंट से पहले वो सभी के सभी लोग यहाँ पे कौन थे। तभी उन दोनों के बीच वहाँ पे डील तय हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे M21 को भूख लग जाती है एंड वो खाने में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रामेन मांगता है। साथ ही साथ कहानी अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। शीमू जो कि अपनी छोटी बहन की वजह से ये सारे के सारे झंझट में फंसा था, एक मामूली सा लड़का होते हुए भी बड़ी बड़ी घटनाओं का वहाँ पे हिस्सा हो चुका है। जब शीमू और सेरा जब वहाँ पे शॉपिंग पर निकल जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि कुछ गुंडे मिल करके उसी पर्पल बाल वाले बंदे को वहाँ पे परेशान कर रहे होते हैं। शीमू जा करके बिना किसी झिझक के वहाँ पे उन गुंडों को पीटने लग जाता है और उन लोगों को वहाँ पे पीट पीट करके ढेर कर देता है, जिस पर कि वही पर्पल बाल वाले बंदे ने उसको वहाँ पे जा करके थैंक यू बोला। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मानाबू उसी हैकर से मिलने के लिए आया हुआ था। वो पहला इंसान था जिसने कि यहाँ पे टाओ के सर्वर के बैडमियर्स को तोड़े थे। तब वहाँ पे मानाबू से बताता है कि उसके सारे दोस्त यहाँ पे सिर्फ उसे वहाँ पे ऑर्डर ही देते रहते हैं। साथ ही साथ वो लोग वहाँ पे अपनी ताकत को उससे काफी ज्यादा घमंड भी दिखाते हैं। तो इस पर मानाबू ने उसे तुरंत ही वहाँ पे बॉस कहना शुरू कर दिया, जिससे कि ताओ वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी था। शाम को ताओ और वही पर्पल बालों वाला लड़का आपस में मिल करके वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। ताओ उसे बताता है कि उसे लगता है कि शायद से उसकी बहन को यहाँ पे यूनियन ने जा करके पकड़ लिया है, ताकि वो लोग उससे जा करके उसके मिशन वहाँ पे करवा सके। इसलिए वो जा करके अपनी बहन को ढूंढने का वहाँ पे फैसला करता है। दूसरी ओर हम लोग फिर से देखते हैं कि M21 को वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है। शार्क उसे वहीं पे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़का आ करके उसे वहाँ पे तुरंत
तुरंत ही रोक लेता है। उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो जानता है कि शार्क ने पहले भी यहाँ पे कई सारे बेकसूर लोगों को मारा है। तभी वो अपनी गन को निकाल करके वहाँ पे शार्क को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो हैकर आ करके उसे वहीं पे रोक लेता है क्योंकि शार्क ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसे वहाँ पे भड़काने के लिए कर रहा था। और अब रेजिस और सेरा की मुलाकात यहाँ पे शार्क और हैमर से होती है, जहाँ पे शार्क ने आ करके रेजिस के ऊपर वहाँ पे हमला कर दिया था। तभी रेजिस काफी ज्यादा आसानी से उसके हर एक अटैक को वहाँ पे डॉज कर दे रहा था एंड अपने स्पेशल अटैक का यूज करके वो वहाँ पे शार्क को घायल भी कर देता है। शार्क को पहले से वहाँ पे शक था कि यहाँ पे रेजिस का M21 से कोई ना कोई तो यहाँ पे कनेक्शन है। तभी हैमर आ करके शार्क को वहाँ पे एक टैबलेट देता है जिसको खा करके वहाँ पे शार्क की काफी ज्यादा पावर इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रेजिस तब भी उसको काफी ज्यादा आसानी से डिफीट कर दे रहा था। रेजिस मस्ती में वहाँ पे शार्क के मजे ले रहा था क्योंकि वो उसे वहाँ पे M21 का दोस्त जो समझता है। आखिर में शार्क और हैमर ने शिमू और मानाबू को अपने साथ वहाँ पे मिला लिया। ये सारी की सारी चीजों को देख करके रेजिस ने वहाँ पे हार मान ली थी और जा करके अपने टीममेट्स को उसके बॉस के हवाले कर दिया। तभी जब रेजिस की वहाँ पे आंखें खुलती हैं तो शार्क उसी के सामने वहाँ पे बैठा हुआ था। उसे देख करके रेजिस को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि उन लोगों ने मिल करके धोखे से उसे वहाँ पे हराया था। जब उसने वहाँ पे M21 को देखा तो M21 ने वहाँ पे तुरंत ही उससे नजरें फेर ली। दूसरी ओर राय के दोस्त अब तक वहाँ पे घर नहीं लौटे थे, जिससे कि वहाँ पे फ्रैंकिस्टीन को बहुत ही ज्यादा चिंता होने लग गई थी। सेरा और रेजिस के बीच एक बहुत ही ज्यादा खासा कनेक्शन था, जिससे कि वो तुरंत ही समझ जाती है कि रेजिस और बाकी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा मुसीबतें में हैं और इसीलिए वो उन्हें वहाँ पे बचाने के लिए तुरंत ही निकल पड़ी। राय हमेशा की तरह बिना किसी रिएक्शन के वहाँ पे खड़े होकर के कुछ सोचने लग गया। दूसरी ओर शार्क आ करके अपने बॉस को बताता है कि रेजिस के अंदर जरूर से कुछ खास है, जरूर उसका कनेक्शन यहाँ पे उस कॉफिन से हो सकता है। साथ ही साथ शार्क ये भी बताता है कि वो मेडिसिन खाने के बाद तब भी वहाँ पे उससे लड़ नहीं पा रहा था। M21 खड़े होकर के आराम से ये सारी की सारी चीजें वहाँ पे देख रहा था और उसने तुरंत ही जाने से वहाँ पे इनकार कर दिया। उसको वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग उसके साथ यहाँ पे क्या भी करें, क्योंकि उसका उन लोगों से वहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं था। असल में M21 उन लोगों को वहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो लोग उसे जा करके और लोगों में वहाँ पे शामिल न कर सके। शार्क ने काफी ज्यादा गुस्से में आ करके रेजिस के गर्दन के ऊपर वहाँ पे चाकू रख दिया था, लेकिन इस चीज से भी वहाँ पे M21 के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। शार्क वहाँ पे काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और तुरंत ही वहाँ पे रेजिस को पीटने लग जाता है, लेकिन तभी शिमू और मानाबू वहाँ पे जाग जाते हैं। तभी शार्क जा करके उन्हें भी वहाँ पे मारने की कोशिशें करता है, पर तभी फिर से वहाँ पे स्नाइपर आ करके उन लोगों को वहाँ पे रोक लेता है। शिमू ने देखा कि स्नाइपर वही इंसान था जिसकी कि उसने जा करके वहाँ पे जान बचाई थी। तभी मानाबू ने वहाँ पे ताऊ को देखा और उसको तुरंत ही वहाँ पे बॉस कह करके पुकारा। ये देख करके शार्क और हैमर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं क्योंकि ताऊ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक नौकर था, पर मानाबू तो उसे वहाँ पे बॉस कह रहा था। इसी बात से वहाँ पे ताऊ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लग जाता है, लेकिन क्या करे बेचारा, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तभी शिमू और मानाबू की नजर अचानक से वहाँ पे M21 के ऊपर पड़ती है और वो लोग तुरंत ही वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेरा को वहाँ पे रेजिस से सिग्नल मिल चुका था और वो उसको बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ पे निकल चुकी थी। साथ में राय और फ्रैंकिस्टीन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पे लगे हुए थे और अब कहानी यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छी बनती चली जाती है, जहाँ पर हैमर का खाना खत्म हो जाता है और वो तुरंत ही अपना खाना लेने के लिए गया था। तभी शिमू ने वहाँ पे M21 से पूछा कि उन लोगों को वहाँ पे क्यों पकड़ा गया है और तो और उन लोगों की वहाँ पे गलती क्या है। शार्क को ये सवाल बिल्कुल ही वहाँ पे पसंद नहीं आता और वो तुरंत ही जा करके शिमू को वहाँ पे मारने लग जाता है। जब स्नाइपर ने वहाँ पे पीछे से शार्क को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों के बॉस ने वहाँ पे शार्क को रोकने से मना कर दिया, जिससे शार्क को और भी ज्यादा मौका मिल गया उन लोगों को वहाँ पे खत्म कर देने के लिए। दूसरी तरफ रेजिस ने उस डिवाइस को तोड़ने की कोशिश की जो कि उसके हाथों में बांधी गई थी एंड साथ ही साथ ये डिवाइस को वहाँ पे नॉबलिस को कैद करने के लिए बनाया गया है। उसी वक्त हैमर ने बाहर सेरा को हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसते हुए देखा और उसके ऊपर तुरंत ही वहाँ पे बम फेंकने की कोशिश करने लग गया वो, लेकिन सेरा वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो यहाँ पे इन छोटे मोटे हमलों को यूं ही डॉज कर देती है। उसने तो उल्टा ही वहाँ पे हैमर के ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसको काफी ज्यादा चोटें भी आ गई। शार्क ने जब वहाँ पे शिमू का जाकर के गला दबाना शुरू किया तो मानाबू उसे वहाँ पे आकर के रोकने लग जाता है, लेकिन शार्क तो उसे वहाँ पे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और अब इतनी सारी नौटंकियों को देखने के बाद M21 से और भी ज्यादा वहाँ पे सहा नहीं जा रहा था। रेजिस ने भी जा करके M21 को वहाँ पे उपसाया कि उसको वहाँ पे जा करके अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी अचानक से M21 को वहाँ पे अपनी पुरानी यादें वापस आने लग जाती हैं एंड उसको उतने में महसूस होता है कि उसके दोस्त ने आ करके उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा है। इस एहसास के बाद M21 ने वहाँ पे फैसला किया कि वो जा करके अपने दोस्तों को जरूर से बचाएगा। MD1 ने शार्क के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरदार सा हमला किया एंड शिमू को जा करके वहाँ पे बचा लिया। मानव वहाँ पे M21 की पावर देखने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गया था। दूसरी तरफ राय और फ्रैंकिस्टीन यहाँ पे बिल्डिंग के छत के ऊपर पहुंच चुके थे, जहाँ स्नाइपर पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे बैठा हुआ था। फ्रैंकिस्टीन ने जा करके वहाँ पे स्नाइपर के ऊपर हमला किया, पर स्नाइपर की स्पीड वहाँ पे इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वहाँ पे फ्रैंकिस्टीन उसके सामने टिक ही नहीं पाया। फिर स्नाइपर ने वहाँ पे अपनी पावर को बूस्ट करके तुरंत ही जा करके फ्रैंकिस्तान के ऊपर वहाँ पे गन पॉइंट कर दिया। हैमर ने भी वहाँ पे अपनी पावर को बूस्ट करके सेरा के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हमला करने की कोशिश की। शार्क ने जाकर के उसके दोस्तों के ऊपर वहाँ पे हमला किया, लेकिन M21 ने वहाँ पे अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए वो जाकर के हमला अपने ऊपर ले लिया, जिससे कि M21 वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। इस बात पर रेजिस को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसपे कि वो
वो यहाँ पे अपनी पावर को ओवरकम करके उस डिवाइस को वहाँ पे तोड़ देता है। रेजिस ने जा करके तुरंत ही वहाँ पे शार्क के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से शार्क जा करके बहुत ही ज्यादा दूर तक गिर गया। मीनवाइल उनका बॉस भी यहाँ पे फाइट के अंदर उतर चुका था। उसने वहाँ पे मेडिसिन खा करके अपनी पावर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर ली एंड धीरे धीरे वो यहाँ पे एक ह्यूमन से मॉन्स्टर के ऊपर डेवलप हो गया। बॉस ने वहाँ पे शार्क को एक घुसा मारा और उसके अंदर से सारी की सारी एनर्जी वहाँ पे लेना शुरू कर दी ताकि वो खुद और भी ज्यादा यहाँ पे पावरफुल बन सके। एंड ये सारी की सारी चीजें पहले से यहाँ पे तय थी कि बॉस यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे कर सकता है, वहाँ पे अपने टीममेट्स के मदद के लिए। अब बॉस वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो तुरंत ही जा करके रेजिस को एक घुसा मारता है, जिससे कि वो इजिली वहाँ पे हार जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो करके जमीन के नीचे पड़े हुए थे। और उतने में हमारी कहानी के अंदर आता है ट्विस्ट। एंड गाइस, अब हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे राय आ जाता है। तो इधर से हम लोगों को राय को देखते हुए यही लग रहा होता है कि उसको यहाँ पे अपने अपोनेंट को मारने के लिए अपना एक हाथ भी हिलाना नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर उसी शूटर ने यहाँ पे अभी तक फ्रैंकिस्टीन के ऊपर यहाँ पे गन को पॉइंट करके रखा हुआ था एंड अब फ्रैंकिस्टीन यहाँ पे परेशान हो करके अपनी असली पावर का यूज करने का वहाँ पे सोचने लग जाता है। कहानी अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। फ्रैंकिस्टान की इतनी ज्यादा डार्क पावर को देख करके स्नाइपर तो वहाँ पे तुरंत ही हैरान हो जाता है, पर साथ ही साथ वो यहाँ पे फ्रैंकिस्टीन को जल्दी यहाँ पे खत्म करना चाहता है ताकि वो जा करके उसी लड़के को भी मार सके जो कि इनके साथ आया हुआ था। ये सुनते ही फ्रैंकिस्टीन को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी पावर और भी ज्यादा वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। और भाई सीरियसली ये देख करके स्नाइपर की तो वहाँ पे फटने लग गई थी। दूसरी ओर वहाँ पे सभी के सभी लोग राय को देख करके बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से चौंक चुके थे। राय का माइंड कंट्रोलिंग पावर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे उसका बॉस तो तुरंत ही उसके सामने झुक जाता है। दूसरी तरफ सेलर ने वहाँ पे अपनी पावरफुल वेपन डेथ स्काइप का यूज करके हैमर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से हरा दिया था। दूसरी तरफ असली मुकाबला अब यहाँ पे फ्रैंकिस्तान और स्नाइपर के बीच में होने वाला था। फ्रैंकिस्तान देख रहा होता है कि स्नाइपर तो वहाँ पे हार मानने के लिए तो तैयार ही नहीं था और उसके इतने ज्यादा अच्छे डेडिकेशन से इम्प्रेस हो करके फ्रैंकिस्तान ने उसको वहाँ पे मारने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच उसी बॉस मतलब कि उसका नाम वहाँ पे क्रांस है, क्रांस ने उसी बीच उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला किया, लेकिन राय ने अपनी पावर से उसको वहाँ पे अपनी जगह से हिलने तक नहीं दिया। राय के एक ही ऑर्डर पर क्रांस वहाँ पे दीवारों से लगातार टकराता हुआ चला गया। क्रांस ने वहाँ पे अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पे टाओ से पावर मांगी, जिसपे कि बेचारा टाओ वहाँ पे मना नहीं कर सका। दूसरी तरफ फ्रैंकिस्टाइन यहाँ पे स्नाइपर को इतना ज्यादा तगड़ा स्ट्रगल करते हुआ देख करके उससे पूछता है कि वो यहाँ पे हार क्यों नहीं मान रहा था। तभी वहाँ पे स्नाइपर ने सेरा को पहचान लिया और उससे वहाँ पे तुरंत ही माफी मांगने की रिक्वेस्ट करी। अंत में फ्रैंकिस्टाइन ने वहाँ पे स्नाइपर के अच्छे नजरिए को देखते हुए उसको वहाँ पे तुरंत ही माफ कर दिया। तभी राय ने यहाँ पे क्रांस को रुकने के लिए आदेश दिया, लेकिन जब वो यहाँ पे नहीं रुकता तो राय वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके वहाँ पे फ्रांस को हमेशा के लिए गायब कर देता है। एंड अब अगले सीन में हमें यहाँ पे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की स्नाइपर और M21 का वहाँ पे इलाज हो रहा था। फ्रैंकिस्टाइन ने जा करके राय से उसकी पावर के बारे में पूछा तो रे ने वहाँ पे बोला कि उसके दोस्तों को वहाँ पे उसकी मदद की जरूरत थी और साथ ही साथ वो वहाँ पे उन्हें जा करके मना नहीं कर सका। रे ने वहाँ पे फ्रैंकिस्टाइन की पावर को वहाँ पे पूरी तरीके से सील कर दिया था, लेकिन इस फाइट के अंदर फ्रैंकिस्टाइन ने वहाँ पे अपनी सील को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। इसीलिए फ्रैंकिस्टाइन वहाँ पे किसी भी पनिशमेंट के लिए अच्छे से तैयार था, लेकिन रे को उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था कि फ्रैंकिस्टाइन ने यहाँ पे किसी मजबूरी में ही किया होगा। आखिरी में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी दोस्त वहाँ पे मिल करके खाना खा रहे होते हैं एंड वहाँ पे बैठ करके एंजॉय करने लग जाते हैं, जहाँ पे M21 आ करके राय की मदद के लिए वहाँ पे उसे थैंक्स बोलता है। लेकिन राय के लिए तो ये यहाँ पे कोई बड़ी बात ही नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ पे अपने दोस्तों के लिए इतनी चीज तो यहाँ पे कर ही सकता है। M21 वहाँ पे बाहर अकेला खड़ा होकर के सोचने लग जाता है कि उसकी पावर यहाँ पे किसी काम की, जब वो यहाँ पे जा करके अपने दोस्तों की मदद तक नहीं कर पाया। तभी उतने में वहाँ पे राय आ जाता है, आ करके वो उसे यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे कोई भी कमजोर नहीं है। रे ने वहाँ पे M21 के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर एनर्जी को वहाँ पे फील करी है। तभी वो वहाँ पे M21 से जा करके पूछता है कि तुम यहाँ पे इस चीज को टेस्ट करना चाहते हो। जैसे ही रे ने वहाँ पे M21 के ब्लेड को टेस्ट किया, तभी कुछ ही देर के लिए M21 का वहाँ पे रियल फॉर्म बाहर आ गया। तभी रे उसे बताता है कि वो यहाँ पे कमजोर बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि वो चाहे तो सभी के सभी लोगों को अकेले ही जाकर के यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद रे यहाँ पे ये सारी चीजों को बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ स्नाइपर को ये बात समझ आ जाती है कि उसके बॉस ने वहाँ पे शार्क को उसकी पावर बढ़ाने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया एंड साथ ही साथ ताओ का भी यहाँ पे उसने यूज किया था। ये सुनते ही स्नाइपर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हैरान हो जाता है। ताओ वहाँ पे उसे एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि वहाँ पे स्नाइपर की वो बहन जिसके लिए वो यहाँ पे ये सारी चीजों को करता चला आ रहा था, वो असल में यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब कि वो यहाँ पे कभी थी ही नहीं। ताओ ने वहाँ पे यूनियन के सर्वर के अंदर जा करके उसके बहन की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चेक की थी, जिस पर कि यही पता चला था कि वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन असलियत में ऐसा कोई हॉस्पिटल तो यहाँ पे था ही नहीं। ये चीज सुनने के बाद तो स्नाइपर वहाँ पे अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पे किस चीज के लिए यहाँ पे जिंदा रहे, बिकॉज उसका तो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। जिस वजह से वो यहाँ पे जीना चाहता था वो तो यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ताऊ ने भी वहाँ पे अपनी पूरी तरीके से पहचान को बदल लिया और खुद को वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन से दूर कर लिया। यूनियन के लोग अब यहाँ पे किसी और के लिए भी यहाँ पे बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए उन दोनों लोगों ने वहाँ से जाने का फैसला किया। ताऊ ने वहाँ पे M21 के बारे में यूनियन
यूनियन के सर्वर से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली थी, पर उसे यहाँ पे M21 या उसके साथी के बारे में ज्यादा कुछ वहाँ पे पता नहीं चल पाया। पर M21 वहाँ पे चाहता था कि जैसे यहाँ पे फ्रेंकिस्तान ने उसको यहाँ पे अपने घर के अंदर जगह दी, वैसे इन लोगों को भी यहाँ पे फ्रेंकिस्तान जगह दे दे। और अब क्योंकि ये घर यहाँ पे M21 का भी था, तो वो भी यहाँ पे फैसला कर सकता था। M21 ने तुरंत ही वहाँ पे ताओ और स्नाइपर को भी वहाँ पे अपने साथ रहने के लिए बोला। इसी बीच शीमू वहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ को जाकर के जी रहा था, लेकिन उस बेचारे को वहाँ पे काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होने लग गया, क्योंकि उस बेचारे के पास अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी जो कि उसको यहाँ पे ठंडी में गर्म करे। अबे मतलब रजाई उड़ा करके, और कुछ मैं समझ लेना। तो वो बेचारा वहाँ पे मानाबू से कहता है कि तुम मेरी जा करके एक गर्लफ्रेंड बनवा दो। साथ ही साथ शीमू को वहाँ पे सेरा बहुत ही ज्यादा पसंद थी। एंड जब ये बात यहाँ पे ताओ और स्नैपर ने सुना, तो वो लोग यहाँ पे इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ना करते हुए उन लोगों ने वहाँ पे उसकी मदद करने का फैसला किया। उन लोगों ने जा करके यहाँ तक की राय से भी मदद मांगी, पर काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी वो लोग यहाँ पे शीमू को लव लेटर लिखना नहीं सिखा पाए। तब ताओ ने आकर के उसे वहाँ पे आइडिया दिया कि शीमू को कूल दिखाने के लिए क्यों ना हम लोग ले जा करके उसे वहाँ पे बास्केटबॉल खिलवाएं, जिधर दूसरी तरफ सभी के सभी लोग जा करके वहाँ पे अपनी कूलनेस दिखाने लग गए। एंड आखिरी में शीमू ने भी यहाँ पे राय की मदद से खुद को यहाँ पे कूल दिखाने की कोशिश करी, लेकिन उतने में वहाँ पे स्नाइपर आ जाता है, जिससे कि शीमू वहाँ पे कुछ भी करने में नाकाम हो गया। दूसरी तरफ सेरा को वहाँ पे शीमू का लव लेटर मिल जाता है। वो शीमू को आकर के यही सजेशन देती है कि उसको यहाँ पे प्यार जताने के लिए लव लेटर का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे खुद आकर के यहाँ पे उसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। जिसके बाद सेरा ने यहाँ पे फ्रेंगिस्तान और मानाबू को सेरा के घर के अंदर वहाँ पे इन्वाइट किया। वहीं फ्रेंगिस्तान ने आकर के उन सभी लोगों को बताया कि उसको वहाँ पे शीमू और मानाबू की जाकर के मेमोरीज को वहाँ पे रिबूट करना होगा। हालांकि रे ने आकर के फ्रेंगिस्तान को बताया कि तुम सिर्फ यहाँ पे उसी मेमोरीज को मिटाना जिसके अंदर की इन दोनों लोगों ने वहाँ पे हमारी पावर्स को देखा था, एंड बाकी सारी की सारी यादें यहाँ पे इन लोगों की ऐसे ही रहने दो। दोनों के दोनों ही बंदे यहाँ पे इस बात के लिए वहाँ पे मान गए। एंड अगले ही समय यहाँ पे राय ने उन लोगों की मेमोरीज को वहाँ पे इरेज कर दिया। जिसके बाद अगले दिन हम लोग देखते हैं कि शीमू और मानाबू अपनी नॉर्मल लाइफ में वहाँ पे लौट आए थे, लेकिन उसी समय एक नया कैरेक्टर वहाँ पे गेट के अंदर इंटर करता है। साथ ही साथ वो आदमी यहाँ पे रेजिस और सेरा को भी पहचानता था, और उन दोनों के दोनों लोगों से आकर के यही क्वेश्चन पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे ह्यूमंस के बीच में क्या कर रहे हो। एंड आखिर में हमें पता चलता है कि ये आदमी यहाँ पे उन लोगों के क्लैन का लीडर है, जिसका की नाम यहाँ पे गैजिटल है। यहाँ तक कि फ्रेंकिस्तान भी उसे यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पहचानता था। असल में बात ये है कि रेजिस और सेरा कॉफिन से रिलेटेड वहाँ पे जरूरी बात को जुटाने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक उन दोनों लोगों की कोई भी खबर नहीं आई थी, और अब इसी वजह से उन दोनों लोगों को वहाँ पे गैजिटल को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ गैरिस और रजक यहाँ पे आपस में बहस कर रहे थे। दोनों के दोनों बंदों को यहाँ पे लगता है कि वही दोनों यहाँ पे असली लीडर है। गैरिस के मुताबिक रजक वहाँ पे सेरा की मदद करना चाहता है, लेकिन रजक तो इस बात को तुरंत ही वहाँ पे इनकार कर देता है। तभी उतने में रजक का छोटा भाई राहिल वहाँ पे आ जाता है, जो कि वहाँ पे सेरा की पूरी तरीके से मदद करना चाहता है, लेकिन बेचारे की उम्र कम होने की वजह से वो बेचारा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। राहिल के बारे में खास बात ये है कि ये यहाँ पे उनके क्लैन का अगला सक्सेसर बनेगा। यहाँ गैजिटल राय के पास पहुंच जाता है और उसे जा करके वहाँ पे, और साथ ही साथ वो उसे वहाँ पे लुकेटेनिया के बारे में बताने लग जाता है। लुकेटेनिया वही जगह है जहाँ पे कि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर सभी के सभी नोबलिस वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ के लॉर्ड को बदल दिया गया है, और वहाँ के नए लॉर्ड रेस्केलिया वो लोग वहाँ पे उसको काफी समय से ढूंढ रहे हैं, ताकि वो लोग जा करके उसे वहाँ पे अपने किंगडम के अंदर वापस बुला सके। जब वो लॉर्ड वहाँ से चले गए थे, तो उसी अवस्था में फॉर्मल लॉर्ड भी वहाँ से चले गए थे, और नोबलिस के लिए तो इंटरनल स्लीप का मतलब तो यहाँ पे मौत के बराबर का होता है। बट फॉर्मल लीडर वहाँ पे अपनी मर्जी से इंटरनल स्लीप के अंदर नहीं गए थे, उस बेचारे को तो जबरदस्ती वहाँ पे भेजा गया था। एंड इसी बात की वजह से लुकेटेनिया की हालत यहाँ पे पूरी तरीके से बदल चुकी है। फ्रेंगिस्तान को तो पहले सही पता था कि सेरा यहाँ पे लॉर्ड किंगडम की नई प्रिंसेस है, लेकिन वो इस बात से हैरान होता है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो यहाँ पे लीडर कैसे बन गई। तभी गैजिटल वहाँ पे राय को वापस चलने के लिए बोलता है, मगर राय उसको वहाँ पे साफ साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ रेजिस और सेरा MT1 लोगों से वहाँ पे गैजिटल के बारे में बातों को बता रहे होते हैं। वो उन लोगों को बताते हैं कि असल में गैजिटल वहाँ पे उन लोगों के ग्रैंडफादर हैं। बातचीत के दौरान वो लोग यहाँ पे फ्रेंकिस्तान के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सेरा को वहाँ पे फ्रेंकिस्तान की बातें बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, और साथ ही साथ उन सभी के सभी लोगों को फ्रेंकिस्तान वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। वो एक इंसान से लिटरली काफी ज्यादा शक्तिशाली है, बिल्कुल एक नोबलिस के टक्कर का, लेकिन साथ ही साथ अभी तक उसकी असली पहचान किसी को भी नहीं पता। यहाँ गैजिटल फ्रेंकिस्तान से बता रहा होता है कि वो यहाँ पे कभी भी नहीं भूल सकता कि उसने यहाँ पे नोबलिस के साथ क्या किया था। जिसके बाद हमें यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि फ्रेंकिस्तान वहाँ पे नोबलिस को पकड़ करके बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। हालांकि फ्रेंकिस्तान खुद यहाँ पे एक ह्यूमन था, लेकिन उस बंदे के पास लिटरली वहाँ पे नोबलिस से भी ज्यादा पावर थी। जहाँ पे हमें इसी सीन से पता चलता है कि फ्रेंकिस्तान ने जरूर यहाँ पे नोबलिस के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था, जिसको कि गैजिटल अभी तक नहीं भूल सकता। दूसरी तरफ राय वहाँ पे नोबलिस के लॉर्ड की तरफ पहुंच जाता है, जहाँ पे कि उन लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ बातचीतें होती हैं, लेकिन रे जाकर के लॉर्ड के सारे ऑफर को वहाँ पे ठुकरा देता है एंड वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। बाद में क्लैन के लीडर्स लॉर्ड के पास वहाँ पे पहुंचते हैं, जहाँ उन लोगों को ऑर्डर मिलता है कि फ्रेंकिस्तान को तुरंत ही वहाँ पे पकड़ करके लाया जाए। क्लैन लीडर वहाँ पे उस सोल्जर्स के साथ फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फ्रेंकिस्तान वहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसानी से उन सभी के सभी लोगों को वहाँ पे हरा देता है। जिसके बाद सारे के सारे क्लैन के लीडर्स आ करके फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन
इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ पे फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रेगर नाम के लीडर से फ्रेंकिस्तान वहाँ पे जरा से भी लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे पूरी तरीके से क्रेडिट मिल जाएगा। रेगर ने फिर भी वहाँ पे फ्रेंकिस्तान से लड़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बेचारा भी उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। रेगर ने वहाँ पे अपना सोल वेपन का यूज किया, मगर फ्रेंकिस्तान की तो ताकत वहाँ पे बिना रुके वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। आखिर में फ्रेंकिस्तान भी वहाँ पे अपने सोल वेपन का इस्तेमाल करता है, जिसे देख करके वो दोनों के दोनों लीडर्स वहाँ पे तुरंत ही घबरा जाते। गेजिटन ने वहाँ पे फैसला किया कि उन दोनों को यहाँ पे आपस में लड़ाई छोड़ करके दोनों लोगों को मिल करके यहाँ पे उससे लड़ना चाहिए। लेकिन उसी बीच फ्रेंकिस्तान वहाँ पे अपने ऊपर से पूरी तरीके से काबू खो देता है एंड तुरंत ही वहाँ से घायल होकर के एक मेंशन के अंदर भाग जाता है। फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, लेकिन तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि राय वहाँ पे उसके अंदर खड़ा हुआ था। राय उसे वहाँ पे आकर के बताता है कि उसको वहाँ पे एक सर्वेंट के तौर पर हायर किया गया है, पर सच तो यही था कि राय उस कैसल का असली मास्टर था। तभी वो दोनों को दोनों लीडर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो लोग वहाँ पे बताते हैं कि लॉर्ड को वहाँ पे फ्रेंकिस्तान चाहिए, लेकिन हमारा राय उसको वहाँ पे साफ मना कर देता है और उन दोनों के दोनों लोगों से बोलता है कि फ्रेंकिस्तान अब उसका सर्वेंट है। यहाँ पे राय ने तुरंत ही अपने मैजिक से फ्रेंकिस्तान के वहाँ पे कपड़े भी बदल दिए और वहाँ पे एक ऑर्डर दिया जो कि वहाँ पे कोई भी नहीं मना कर सकता था। यहाँ तक कि वो लीडर्स भी यहाँ पे उसकी बात मान करके वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंकिस्तान ये चीज देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये राय है कौन, जिसके आगे की यहाँ पे लीडर्स तक शांत हो जाते हैं। जिसके बाद लगातार फ्रेंकिस्तान ने वहाँ पे 5 साल राय के साथ बिता दिए थे और उसी दौरान रेगर आ करके उसको वहाँ पे ट्रेन करने लग गया ताकि वो यहाँ पे अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाए। बट गैजिटल को ये बात अच्छी नहीं लगती कि फ्रेंकिस्तान को यहाँ पे जिंदा रखा गया है। जिसके बाद की फिर वहाँ पे फ्रेंकिस्तान को लॉर्ड के दरबार के अंदर बुलाया जाता है। सारे के सारे सोल्जर्स वहाँ पे उसे देख करके बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जलने लगते हैं, खासकर लॉर्ड, क्योंकि वो चाहता था कि राय भी आ करके उसके साथ वहाँ पे समय बिताए। लॉर्ड ने वहाँ पे सुझाव दिया कि फ्रेंकिस्तान और राय के बीच ब्लड का रिलेशन तो यहाँ पे होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंकिस्तान पहले यहाँ पे 5 साल से राय के साथ था। बट राय यहाँ पे इस चीज को तुरंत ही मना कर देता है, क्योंकि उसके अंदर भी यहाँ पे एक ह्यूमन का प्राइड है, जिसके कारण वो यहाँ पे किसी भी नोबलिस के आगे नहीं झुकेगा। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एक लीडर आ करके फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे फ्रेंकिस्तान भी बहुत ही ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फ्रेंकिस्तान वहाँ पे अपनी असली पावर को नहीं दिखाता, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा होता है कि वो पहली दफा की तरह यहाँ पे इस बार फिर से यहाँ पे अपने कंट्रोल को न खो दे। हालांकि क्लैन के लीडर ने यहाँ पे अपनी पूरी पावर को लगा करके उसे वहाँ पे फाइट करना शुरू कर दिया और फ्रेंकिस्तान ने भी वहाँ पे अपने प्राइड को बरकरार रखने के लिए वहाँ पे पूरी की पूरी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर फ्रेंकिस्तान तभी फिर से अपनी पावर के ऊपर से काबू खो देता है और इस बार किसी भी लीडर के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो यहाँ पे फिर से उसे रोक सके और इसीलिए राय और लॉर्ड को खुद यहाँ पे मैदान के ऊपर उतरना पड़ा। लॉर्ड ने वहाँ पे राय को फैसला लेने दिया कि फ्रेंकिस्तान को यहाँ पे जिंदा रखना चाहिए या हमें यहाँ पे जाकर के मार देना चाहिए। राय ने जाकर के फ्रेंकिस्तान के साथ वहाँ पे फाइट की और उसकी पूरी पावर को वहाँ पे कंट्रोल भी कर लिया, जिससे कि फ्रेंकिस्तान जा करके तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे देखता है कि राय ने उसको वहाँ पे नहीं मारा। उसे ये बात समझ में नहीं आती है तो वो तुरंत ही जा करके वहाँ पे राय से पूछता है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे अभी तक जिंदा क्यों रखा है। बट राय यहाँ पे उसका कोई भी जवाब नहीं देता, वो बस फ्रेंकिस्तान को वहाँ पे चाय लाने का ऑर्डर दे देता है। फ्रेंकिस्तान ने जा करके चाय के अंदर अपने खून की वहाँ पे एक बूंद मिला दी। राय वहाँ पे फ्रेंकिस्तान की चाय पी करके उससे पूछता है कि वो यहाँ पे राय का लाइफ टाइम यहाँ पे सर्वेंट बनना चाहता है। तो फ्रेंकिस्तान भी वहाँ पे तुरंत ही इस बात के लिए वहाँ पे मान जाता है एंड उतने ही समय वहाँ पे राय उसके असली पावर को तुरंत ही वहाँ पे सील कर देता है। अब बिना राय के इजाजत के यहाँ पे फ्रेंकिस्तान अपनी असली पावर को बाहर नहीं निकाल सकता था। जिसके बाद हमें अगले सीन में गैजिटल को दिखाया जाता है, जो आकर के देखता है कि राय, फ्रेंकिस्तान और बाकी सभी के सभी लोग यहाँ पे कितने ज्यादा खुश हैं एंड ये सारी की सारी चीजों को देख करके वो यहाँ पे बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। फिर उसने वहाँ पे रेजिस और सेरा को भी समझाया कि उन दोनों लोगों को वहाँ पे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, न कि किसी और के ऑर्डर करने पर या कहने पर। जिसके बाद गैजिटल तुरंत ही वहाँ पे लॉर्ड के पास जाता है और जा करके उन लोगों को तुरंत ही बताता है कि रेजिस और सेरा ने उन लोगों को वहाँ पे धोखा दिया है। लॉर्ड गैजिटल को वहाँ पे तुरंत ही जा करके कैद कर देता है एंड इस बार रजक को वो भेजता है कि सच में यहाँ पे रेजिस और सेरा ने दोनों लोगों को यहाँ पे कॉफिन के बारे में जानकारी है भी कि नहीं। जिसके बाद अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि अगले दिन यहाँ पे सभी के सभी लोग अपने कामों में बिजी थे। तभी उतने में वहाँ पे अचानक से राहिल वहाँ पे आ जाता है। वैसे तो सिर्फ लीडर को वहाँ पे जाने की इजाजत थी, लेकिन राहिल भी वहाँ पे एक सक्सेसर है तो वो वहाँ पे जा सकता है एंड साथ ही साथ वो खुद यहाँ पे जा करके रेजिस और सेरा को वहाँ पे ढूंढना चाहता था एंड जिसके लिए लॉर्ड ने भी उसे वहाँ पे परमिशन दे दी थी। स्कूल के अंदर एंटर करते ही सभी के सभी लोग वहाँ पे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। राहिल वहाँ पे जा करके कुछ लोगों से बात कर रहा था एंड उसे जा करके समझ आता है कि ये यहाँ पे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि यहाँ पे मॉडिफाइड डीमंस के बेटे हैं। तभी अचानक से राहिल आ करके M21 के पीछे वहाँ पे हमला कर देता है, जिसे वहाँ पे मौजूद कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे देख नहीं पाता एंड उसी वक्त रेजिस और सेरा भी वहाँ पे उतने में पहुंच जाते हैं। सेरा आकर के उससे तुरंत ही पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो राहिल आकर के उसे वहाँ पे जवाब देता है कि वो वहाँ पे बस उसे साथ ले जाने के लिए आया है। उसने ये बात भी बताई कि उसने कभी चल के सेरा को यहाँ पे प्रपोज किया था, लेकिन सेरा ने आकर के उसके प्रपोजल को वहाँ पे ठुकरा दिया, जिससे कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से नाराज हो गया था। राहिल तुरंत ही आकर के रेजिस के ऊपर भी वहाँ पे हमला कर देता है और आकर के उन
उन लोगों को बताता है कि उसको यहाँ पे 10 सालों तक एक कमरे के अंदर बंद करके रखा गया था और अब वो यहाँ पे एक नए इंसान के रूप में यहाँ पे सामने आया है। पर सेरा ने आ करके उसको वहाँ पे भगा दिया, जिस पर कि राहिल भी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। रात में सेरा सभी के सभी लोगों को आ करके बताती है कि राहिल असल में यहाँ पे एक प्योर ब्लड वाला नोबलिस है, जिसके पास लिटरली यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तरीके की शक्तियां हैं। एंड वो एक टाइम पर तो सेरा को वहाँ पे प्रपोज कर चुका था, लेकिन जब सेरा ने उसको वहाँ पे मना कर दिया तो उसने वहाँ पे बदले लेने की कोशिशें करी, जिसके वजह से उसके भाई रजत ने उसको वहाँ पे 10 सालों के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अब इस डिस्कशन के बाद सभी के सभी लोग वहाँ पे अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ फ्रेंकिस्तान आकर के M21 और बाकी घायल दोस्तों को वहाँ पे इलाज कर रहा था। वही रेजिस और सेरा की वहाँ पे बातचीतें हो रही थी। सेरा तभी वहाँ पे नोटिस करती है कि रेजिस यहाँ पे कुछ परेशान सा है। तभी रेजिस उसको वहाँ पे बताता है कि उसको वहाँ पे सेरा की बहुत ही ज्यादा चिंता है। ये सुन करके सेरा वहाँ पे तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। इसी बीच राय और फ्रेंकिस्तान भी वहाँ पे बैठ करके आपस में बात कर रहे थे। फ्रेंकिस्तान वहाँ पे सेरा के पीछे जाने की बात करता है, मगर राय इस बात पर तुरंत ही वहाँ पे उसे मना कर देता है। वो उसे बताता है कि अगर राय की असली पहचान यहाँ पे सभी लोगों के सामने आ गई तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए राय ने वहाँ पे फ्रेंकिस्तान के ऊपर लगी हुई वही सील को वहाँ पे हटा दिया, जिससे कि वो यहाँ पे अपनी असली पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि सेरा और राहिल वहाँ पे बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। रेल सेरा को वहाँ पे फिर से अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर सेरा यहाँ पे इस बात पर साफ साफ वहाँ पे मना कर देती है, क्योंकि उसे वहाँ पे इंसानों के बीच में रहना और इंसानों से वहाँ पे बात करना अच्छा लगता है। पर रेल यहाँ पे इस चीज को वहाँ पे समझ नहीं पाता एंड वहाँ पे गुस्से में आ करके सेरा के ऊपर वहाँ पे हमला करने ही वाला था। तभी उतने में फ्रेंकिस्तान वहाँ पे आ जाता और वहाँ पे सेरा को बचा लेता है। अब फ्रेंकिस्तान और रेल के बीच यहाँ पे एक भयंकर लड़ाई होना शुरू हो गई थी। रेल वहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज करता है, लेकिन फ्रेंकिस्तान बिना किसी पावर का यूज किए आराम से उसे वहाँ पे हरा देता है, लेकिन फिर भी रेल उसे वहाँ पे हरा नहीं पाता। तभी लड़ाई में बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिटने के बाद रेल वहाँ पे अपने सोल वेपन का यूज करता है। सेरा ये देख करके तुरंत ही वहाँ पे हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार रेल के पास यहाँ पे सोल वेपन कैसे ही हो सकता है। दरअसल रेल यहाँ पे अपने फादर से मिले सोल वेपन का यहाँ पे यूज कर रहा था, जिसे देख करके फ्रेंकिस्तान भी वहाँ पे अपने सोल वेपन का इस्तेमाल करने का सोचता है। एंड साथ ही साथ अब ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। फ्रेंकिस्तान को तभी वहाँ पे एहसास होता है कि अगर ये लड़ाई यहाँ पे और भी ज्यादा लंबी चलती रही तो जरूर से ये शहर तो यहाँ पे तबाह हो जाएगा। तभी रेजिस उतने ही में वहाँ पे आ जाता और सेरा के साथ मिल करके वो लोग वहाँ पे रेल के ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। रेल जो कि यहाँ पे सेरा से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से प्यार करता था, ये देख करके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि सेरा ने आ करके उसके ऊपर वहाँ पे अटैक किया। मजबूरी में रेल वहाँ पे सेरा को आ करके बताता है कि असल में ये यहाँ पे लॉर्ड का आदेश था कि सेरा को किसी भी हालत में वहाँ पे उनके पास जाना ही पड़ेगा, जिसके बाद की तुरंत ही रेल वहाँ पे सेरा को अपने साथ वहाँ पे लेकर के चला जाता है। एंड जाते जाते उन लोगों को वहाँ पे एक हिंट देता है कि गेजिटल अभी भी यहाँ पे प्रिजन के अंदर है और वो उनके साथ होने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेल रहा है। रेजिस ये सुनकर के बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो बेचारा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था और अब उन लोगों का अगला कदम यहाँ पे सेरा को बचाने का था। यहाँ दूसरी तरफ सेरा को वहाँ पे लॉर्ड के सामने पेश किया जाता है, जहाँ वो आ करके सेरा से सवाल करता है कि उसने अभी तक यहाँ पे क्या क्या चीज को देखा, लेकिन सेरा वहाँ पे बताने से बिल्कुल ही वहाँ पे मना कर देती है। लॉर्ड ने वहाँ पे सेरा का दिल कंट्रोल करने की कोशिश भी करी, लेकिन सेरा फिर भी उसकी बात मानने को वहाँ पे तैयार ही नहीं होती, इसलिए उसकी जिंदगी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से खतरे में पड़ गई। रेल ये चीज देख करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और रेल ये भी बात उसे जा करके बता देता है कि उसने यहाँ पे अपने सामने एक ह्यूमन को देखा था, जिसके पास यहाँ पे नोबलिस की जितनी पावर थी, और वो अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो यहाँ पे असलियत में एक ह्यूमन था या फिर यहाँ पे नोबलिस। जिसके बाद सेरा को वहाँ पे प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है और लॉर्ड वहाँ पे रजक को आदेश देते हैं कि वो जा करके वहाँ पे गेजिटल को टॉर्चर करे और उससे वहाँ पे पूछताछ भी करे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फ्रेंकिस्तान और रेजिस सेरा को वहाँ पे बचाने के लिए प्लेन से निकल चुके हैं। राय और उसकी टीम को वहाँ पे पता चल जाता है कि लॉर्ड यहाँ पे नोबलिस का किंग है। इसी बीच M21 वहाँ पे राय के बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें भी करता है कि आखिर यहाँ पे राय है कौन, नोबलिस या फिर कुछ और। असल में नोबलिस उस पावर को बताया जाता है जो कि यहाँ पे नोबेल के किसी भी नियम से परे होते हैं। नोबलिस का पोजीशन इतना ज्यादा हाई होता है कि वो लोग जाकर ये लॉर्ड को भी वहाँ पे चुनौतियां दे सकते हैं। एंड मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि राय असल में यहाँ पे एक ट्रू नोबलिस है। साथ ही साथ राय को भी यहाँ पे अपने पुराने दिनों की कई सारी बातें यहाँ पे याद आने लग जाती है, खासकर जब वो यहाँ पे जा करके लॉर्ड से मिला था। इसी बीच फ्रेंकिस्तान भी जा करके आज के लॉर्ड से वहाँ पे मिलना चाहता है। वहीं दूसरी और कुछ रिपोर्ट से वहाँ पे पता चलता है कि रेजिस और बाकी कुछ मॉडिफाई ह्यूमंस ने वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। अब कोर्ट के सभी लोग यहाँ पे समझ चुके थे कि इतने सारे लोग अगर यहाँ पे लॉर्ड के खिलाफ हो रहे हैं तो जरूर से यहाँ पे कुछ बड़ी बात है, लेकिन किसी के अंदर भी वहाँ पे हिम्मत नहीं थी कि वो लोग जा करके लॉर्ड से ये बात वहाँ पे पूछ सके। लॉर्ड अब जा करके गेजिटल को वहाँ पे सजा देने के लिए ऑर्डर देता है, क्योंकि अब उन लोगों को वहाँ पे पता चल चुका था कि असल में यहाँ पे गेजिटल ने गलती की थी। हालांकि इस पे सभी के सभी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। लॉर्ड फैसला करता है कि गेजिटल को वहाँ पे जा करके इंटरनल स्लीप के अंदर भेज दिया जाएगा, जिसे सुनकर वहाँ पे सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ राय और उसकी टीम ने जा करके वहाँ पे एक प्लान बनाया था। रेजिस और M21 वहाँ पे लगातार आगे ही बढ़ते रहेंगे ताकि वो सभी के सभी लोगों को वहाँ पे चकमा दे सके। एंड पीछे से ताय और स्नाइपर जा करके वहाँ पे उन्हें बैकअप देंगे ताकि राय वहाँ पे बिना किसी रुकावट के कैसल के अंदर वहाँ पे पहुंच सके। तभी राय ला करके उन सभी के सभी लोगों को बताता है कि गेजिटल और सेरा को वहाँ पे प्रिजन के अंदर डाल दिया गया है।
है एंड बहुत ही ज्यादा जल्दी उन लोगों को वहाँ पे सजा भी मिलने वाली है। रेल तुरंत ही आकर के उन लोगों के ऊपर वहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन M21 उतने में ही आकर के उसे वहाँ पे रोक लेता है एंड रेजिस और बाकी सारे के सारे लोगों को वहाँ पे आगे बढ़ने का इशारा भी दे देता है। इसी बीच सेरा वहाँ पे प्रिजन से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उतने में रास्ते में उसे वहाँ पे रोजेलिया मिल जाती है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कांटे की फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं रेजिस लगातार वहाँ पे कैसल की ओर भाग ही रहा था, लेकिन कैसल के गेट की तरफ कैरिस और रजब आकर के उसे वहीं पे रोक लेते हैं। कैरिस आकर के रजब से कहता है वो जा करके अपने भाई की वहाँ पे मदद करे और उसको तुरंत ही वहाँ से जाने देता है। यहाँ M21 और रेल के बीच यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट चल रही थी। और स्नाइपर उसकी वहाँ पे मदद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रेल तो उन लोगों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी उतने में रेल वहाँ पे अपने सोल वेपन को निकाल लेता है, जहाँ पर ताओ उतने में वहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाता है ताकि वहाँ पे रेल को फाइट के अंदर गुस्सा दिला करके बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से हरा सके। दूसरी तरफ राय और फ्रैंकिस्टीन को समझ आ चुका था कि M21 की फाइट वहाँ पे अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है। राय वहाँ पे फ्रैंकिस्टीन से पूछता है कि उसे वहाँ पे मदद के लिए जाना चाहिए, तो फ्रैंकिस्टीन उसे बोलता है कि उसे यहाँ पे इन सभी की सभी चीजों में ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रैंकिस्टीन अब और भी ज्यादा वहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर पाता और खुद जाके वहाँ पे फाइट के अंदर कूद जाता है। तभी उतने में रजक वहाँ पे आकर के फ्रैंकिस्टीन को वहाँ पे चैलेंज भी कर देता है। ये लड़ाई अब यहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तभी फ्रैंकिस्टीन भी वहाँ पे अपनी पूरी तरीके से ताकत को लगा देता है, लेकिन रजक ने भी वहाँ पे अपने सोल वेपन को समन कर लिया था। फ्रैंकिस्टीन भी वहाँ पे अपने सोल वेपन को निकाल लेता है और दोनों ही पार्टियों के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। रेजिस वहाँ पे कैरियस से लगातार मारी खाई जा रहा था, लेकिन रेजिस बेचारा वहाँ पे हार मानने के लिए तो तैयार ही नहीं था। जिसके बाद कैरिस वहाँ पे उसे भागने का एक मौका भी देता है, मगर रेजिस वहाँ पे उससे पीछे नहीं हटता। यहाँ फ्रैंकिस्टीन और रजक के फाइट के दौरान फ्रैंकिस्टीन वहाँ पे अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन सभी के सभी अटैक्स को वहाँ पे जा करके रोकता है और खुद वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार खा रहा होता है। रजक वहाँ पे समझ जाता है कि फ्रैंकिस्टीन यहाँ पे फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन वो अपने दोस्तों की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से कमजोर पड़ रहा है। इसी बीच कैरियस ने यहाँ पे रेजिस को उसके वादे के मुताबिक कैसल तक पहुँचाने का उसको वहाँ पे वादा किया। दूसरी तरफ लॉर्ड यहाँ पे सेरा और गेजिस को वहाँ पे एग्जीक्यूट करवाने वाला था, बट एट द टाइम राय वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख करके वहाँ पे सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। राय ने आकर के गैजिटल से वहाँ पे माफी मांगी कि उसके वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फंस गया है। तभी लॉर्ड ने वहाँ पे बाकी सारे लीडर्स को राय के ऊपर हमला करने के लिए ऑर्डर दिए, लेकिन उनमें से कोई भी लीडर वहाँ पे उसे जा करके खरोच तक नहीं दे पाया। जिसके बाद खुद लॉर्ड वहाँ पे राय से फाइट करने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद भी जा करके राय के ऊपर वहाँ पे एक हिट भी नहीं मार पाया। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पे राय को हरा क्यों नहीं पा रहा, जबकि उसके पास तो यहाँ पे लॉर्ड की पूरी पावर थी। बट असल में बात ये है कि उसने यहाँ पे पूरी तरीके से वो पावर को अनलॉक नहीं किया। आखिरकार राय वहाँ पे अपने ब्लड फील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि अब वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा बुरी तरीके से खतरे में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड ने भी वहाँ पे अपने ब्लड फील्ड को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे कि दोनों के ब्लड फील्ड अब एक दूसरे को जा करके वहाँ पे कैंसिल करने लग गए थे। पर इसमें लॉर्ड की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च होने लग जाती है और वो थक करके वहीं पे गिर पड़ता है। बाकी के क्लैन लीडर्स आ करके उसको यहाँ पे किसी न किसी तरीके से संभाल लेते हैं और दूसरी तरफ फ्रैंकिस्तान भी आकर के राय को वहाँ पे बचा लेता है, जहाँ पर कि वो गिरने ही वाला था। अब सभी के सभी लोगों को वहाँ पे लगता है कि राय आकर के लॉर्ड को वहाँ पे मार देगा। तभी राय वहाँ पे अपने हाथ को ऊपर करता है और लॉर्ड की तलवार वहाँ पे रैग्नारॉक को वहाँ पे समन कर देता है। इसी तरीके की सेम तलवार अभी के लॉर्ड रेस्केरिया के पास भी थी। ये देख करके सभी के सभी लोगों के मन में ये सवाल उठने लग जाता है कि यहाँ पे एक टाइम पर दो लोगों के पास सेम स्वॉर्ड कैसे ही हो सकती हैं। तभी वो दोनों की दोनों स्वॉर्ड वहाँ पे आपस में मिल करके एक हो जाती हैं और उसी मोमेंट में पुराने लॉर्ड मतलब कि रेस्केरिया के फादर वहाँ पे आ जाते हैं। वो आ करके सभी के सभी लोगों को वहाँ पे ह्यूमंस के बारे में बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि नोबलिस को भी आ करके यहाँ पे ह्यूमंस की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे खुद को इंटरनल स्लीप में इस वजह से भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि बाकी लोग जा करके यहाँ पे आगे बढ़े एंड जा करके एक अच्छे लीडर और लॉर्ड बने। और अगर ये मैसेज कोई भी यहाँ पे देख रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो खुद यहाँ पे मर चुके हैं एंड उन्होंने ये बात खुद अपने ट्रस्टेड क्लैन लीडर्स को ही बताई थी एंड साथ ही साथ उनके साथ वहाँ पे खड़े होने वाले सभी लोग वहाँ पे अब मर चुके हैं। गैजिटल को असल में ये सारी की सारी बातें पहले ही पता थी, तो इसलिए उसने यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया था ताकि कोई भी आकर के यहाँ पे कंफ्यूजन में ना हो। गैजिटल का मिशन यही था कि वो सभी के सभी लोगों को यहाँ पे राइट वे में टीच करे और उसी बीच कैरिस वहाँ पे पहुंच जाता है और आकर के रेजिस को वहाँ पे सजा देने की बातें करने लग जाता है। लेकिन गैजिटल की नजर में रेजिस भी यहाँ पे एक ट्रू नोबलिस था, इसलिए उसकी सजा वहाँ पे माफ कर दी जाती है और बाकी के बाकी लोगों को भी वहाँ पे रेजिस के जैसे बनने के लिए बोला जाता है। लॉर्ड को अब सारी की सारी बातें वहाँ पे समझ आने लग जाती है, तो इसलिए वो जा करके सारे के सारे लोगों के वहाँ पे बेड़ियों को खोल देते हैं एंड साथ ही साथ खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और अब दोनों की दोनों तलवारें यहाँ पे एक हो चुकी थी एंड राय ने भी जा करके वो तलवार वहाँ पे लॉर्ड को दे दी क्योंकि वो यहाँ पे उसी की थी। जिसके बाद ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे शांत हो जाती हैं। लॉर्ड यहाँ पे राय के पास आती है और उससे आकर के अपने फादर के बारे में वहाँ पे पूछने लग जाती है। राय आकर के बताता है कि उसके फादर ने ये सारी की सारी चीजें पहले यहाँ पे प्लान कर ली थी कि उनके जूनियर्स लीडर को वक्त रहते ये सारी की सारी चीजों की जिम्मेदारियां यहाँ पे दी जाएं ताकि वो लोग अपने भविष्य को यहाँ पे समझ सके एंड साथ ही साथ ये भी जान सके कि उन लोगों को यहाँ पे किस दिशा के अंदर जाना है। जिसके बाद हमारी स्टोरी
स्टोरी के अंदर सारी की सारी चीजें वहाँ पे नॉर्मल हो जाती है। राय यहाँ पे फ्रेंगिस्टीन के साथ वापस से ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे आ जाता है। रेजिस और शेरा को भी वहाँ पे उन लोगों के साथ रहने की परमिशन मिल जाती है। एंड इसी के साथ ये हमारी एनिमे यहीं पे एंड हो जाती है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर देना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।